हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, यहाँ पर लोकसभा चुनाव के बाद आपकी जो शिक्षक भर्तियाँ हैं उसके लिए आज मंथन किया जाएगा। शिक्षा सेवा आयोग की आज बैठक होगी। आपको याद होगा कि कल जो कार्यवाहक सचिव नियुक्त किए गए हैं गिरिजेश त्यागी जी, उन्होंने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की सचिव रत्नप्रिया और उप सचिव डॉक्टर शिवजी मालवीय के साथ बैठक कर बुधवार को प्रस्तावित बैठक, यानी कि आज जो बैठक होगी इसका एजेंडा कल मंगलवार को ही तय कर लिया गया था। तो बैठक का जो मुख्य मुद्दा होगा यही होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर लंबित भर्ती प्रक्रिया कैसे जल्द से जल्द शुरू की जाए। तो मतलब यहाँ पर जो मुख्य रूप से आज चर्चा होनी है वो टीजीटी पीजीटी पर ही होनी है। और यहाँ पर ये भी है कि जो नया आयोग शिक्षा सेवा आयोग जो गठित हुआ है इसमें नए पदों का सृजन करते हुए चयन बोर्ड और उच्चतर आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों को समायोजित करने, सदस्यों और अन्य कर्मचारियों के वेतन की व्यवस्था करने पर भी चर्चा होगी। सदस्यों को 15 मार्च से अब तक वेतन नहीं मिला है, इस पर भी मंथन होगा कि चयन बोर्ड और उच्चतर के नाम से हो रहे मुकदमों की प्रभावी पैरवी कैसे की जाए, क्योंकि जो चयन बोर्ड के नाम से मुकदमे हो रहे हैं और या फिर यूपीएससी के नाम पर जो मुकदमे हो रहे हैं तो उनकी पैरवी कैसे की जाए। आयोग की नियमावली में इसके लिए विधि अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक जीव विज्ञान टीजीटी बायो 2011 के 83 पदों पर लंबित साक्षात्कार के मुद्दे और पूरी हो चुकी भर्तियों से जुड़े अभिलेखों के निस्तारण पर भी विचार होना है। तो कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं आज की बैठक में और इस पर क्या डिसीजन होता है ये बैठक के बाद ही आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे, अगर आप इस बार किसी भी विश्वविद्यालय से पूरे भारत में अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यूजीसी नेट की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। देखो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि जो साइंस के सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए सीएसआईआर के द्वारा यूजीसी नेट की परीक्षा करवाई जाती है, तो उसको सीएसआईआर नेट कहते हैं। और सीएसआईआर नेट के लिए जो लास्ट डेट है वो 21 मई है, जबकि जो आपकी परीक्षा होगी कौन सी यूजीसी नेट की परीक्षा, तो इसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 मई है। और इस बार जो परीक्षाएं हो रही हैं उनको 3 कैटेगरी में करवाया जा रहा है। पहला तो ये होगा कि आप जेआरएफ के लिए होंगे और जेआरएफ कम असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए। दूसरी बात होती है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी में एडमिशन के लिए आपको एलिजिबल माना जाएगा। जो तीसरी कैटेगरी होगी वो सिर्फ पीएचडी के लिए होगी, यानी कि अगर आप इस परीक्षा में शामिल होते हैं तो आप इन कैटेगरीज में से अपनी सुविधा के मुताबिक, अपनी योग्यता के मुताबिक कैटेगरीज को सेट कर सकते हैं। जेआरएफ में जो एज लिमिट है वो जनरल 30 साल है, हालांकि इसमें जो रिजर्व कैटेगरी और महिलाएं हैं उनको 5 साल की छूट मिलती है। बाकी जो कैटेगरीज होती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी की, इसमें कोई भी अपर एज लिमिट सेट नहीं की गई है। तो अगर आपको पीएचडी करनी है तो आपको नेट देना ही पड़ेगा। ऑफलाइन मोड में ये परीक्षा होगी। 18 जून को परीक्षा होगी। पहले ये 16 जून को होनी थी, लेकिन 16 जून को यूपीएससी की परीक्षा है, तो अब ये परीक्षा जो है 18 जून को करवाई जाएगी। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप पीएचडी में एनरोल कराना चाहते हैं तो जो आप अंक प्राप्त करेंगे यूजीसी नेट या फिर सीएसआईआर नेट की परीक्षा में, तो कुल अंकों का 70% और फिर संबंधित जो विश्वविद्यालय होगा वहाँ पर एक इंटरव्यू करवाया जाएगा, उसका 30% जोड़कर इसी 100% आपकी जो मेरिट होगी वो तैयार की जाएगी। तो दोनों से ही मतलब यहाँ पर भारांक जो है वेटेज जोड़े जाएंगे। तो इस प्रकार से ये पूरी की पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हालांकि इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो पहले बना चुका हूँ, तो अगर आप चाहें तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर अभी देख सकते हैं। और देखो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक नया प्रेस विज्ञापन जारी किया है। सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी परीक्षा 2021 से संबंधित समस्त उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि उनके मुख्य परीक्षा के विषयवार प्राप्तांक, इंटरव्यू के अंक, उनका कुल योग और अंतिम चयनित परीक्षार्थियों के पदवार एवं श्रेणीवार कट ऑफ अंक आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 8 मई से दिनांक 14 मई तक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अभ्यर्थीगण उक्त वेबसाइट को क्लिक करने पर प्रदर्शित फॉर्मेट पर वांछित सूचनाओं की प्रविष्टि करने के उपरांत उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पर
OTP प्रेषित की जाएगी और OTP डालकर वो अपना प्राप्तांक प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदलना चाहते हैं उन्हें एक प्रार्थना पत्र जिसमें अनुक्रमांक, नाम, पिता का नाम, परिवर्तित मोबाइल नंबर एवं हस्ताक्षर अवश्य हो एवं इसके साथ ही स्वप्रमाणित ID प्रूफ, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या हाई स्कूल का प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न कर अनुभाग अधिकारी परीक्षा 5 अनुभाग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज को डाक द्वारा प्रेषित करना होगा। इसके बाद मोबाइल नंबर परिवर्तित होने का SMS अभ्यर्थियों को उनके नए मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा। नए मोबाइल नंबर के आधार पर वे उपयुक्त प्रक्रिया अनुसार अपने प्राप्तांक प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई अन्य प्रकार से आपको ये प्राप्तांक प्राप्त नहीं होंगे, तो ये ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखो फ्रेंड्स, एक बड़ा फैसला ये आया है कि EWS को सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित पदों में से ही मिलेगा 10% आरक्षण। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों की याचिकाएं की निरस्त। यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, खबर ये निकल के आ रही है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने EWS के पक्ष में राहत भरा आदेश दिया है। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने स्पष्ट किया है कि EWS को महज सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित पदों से ही 10% आरक्षण मान्य होगा, कुल पदों में से नहीं। मतलब कि जो अनरिजर्व सीटें होती हैं उसमें 10% का जो रिजर्वेशन होगा वो दिया जाएगा जो EWS के कैटेगरी के अभ्यर्थी होंगे, और अलग से जो कुल सीटें होती हैं उस पर 10% का आरक्षण उनको नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ EWS अभ्यर्थियों की याचिकाएं निरस्त कर दी गई हैं। इन याचिकाओं में कहा गया था कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने लेबोरेटरी टेक्नीशियन के 219 पदों के लिए विज्ञापन निकाला था। सुनवाई के दौरान दलील दी गई कि 10% आरक्षण के तहत EWS के लिए 22 पद आरक्षित रखे जाने थे। मतलब 219 का 10% निकाल कर ये कहा गया कि 22 पद आरक्षित रखे जाने थे, लेकिन केवल 4 पद आरक्षित रखे गए। इस वजह से याचिकाकर्ताओं का नाम मेरिट सूची में होने के बावजूद उनका चयन नहीं हो सका। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि EWS के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। इससे OBC, SC व ST वर्ग को अलग रखा गया है। तो यहाँ पर इसलिए 10% पद EWS के लिए आरक्षित करना असंगत है। तो अब क्या होगा कि यदि किसी सरकारी भर्ती में 100 पद विज्ञापित किए जाते हैं, जिसमें 16 पद SC को, 20 पद ST को, 27 पद OBC को और 37 पद अनारक्षित वर्ग के होंगे, तो इसमें अब तक EWS उम्मीदवारों को 10% आरक्षण के हिसाब से 10 पद मिलते थे। अब यह आरक्षण अनारक्षित पदों पर यानी कि 37 पद का 10%, यानी कि EWS उम्मीदवार को 3 या 4 पद ही मिलेंगे। मतलब जो सीटें अनारक्षित रह जाएंगी उसका जो 10% होगा वही मिलेगा EWS को। ये व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। तो EWS आरक्षण संविधान में संशोधन कर लाया गया था। इसमें कुल पदों पर 10% आरक्षण की व्यवस्था थी। अभी हाईकोर्ट का जो फैसला आया है इसे हम डबल बेंच में चुनौती देंगे। अगर वहाँ भी उचित न्याय नहीं मिला तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। ये कह रहे हैं संजय सूर्यवंशी, प्रदेश सचिव मध्य प्रदेश EWS आरक्षण संघ। तो हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया है मुझे कोई जानकारी नहीं है। फैसले की कॉपी मुझे अभी नहीं मिली है। इसे देखने के बाद ही इस संबंध में कुछ बता पाऊंगा। अनिल सुचारी कह रहे हैं जो कि सचिव हैं GAD के। फिलहाल ये एक नया मुद्दा है और इस पर एक अलग प्रकार की बहस अब शुरू हो चुकी है। डेफिनेटली ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद अब जो निर्णय होगा वो देखने योग्य होगा। यानी कि EWS का जो आरक्षण है फिलहाल तो फंसता हुआ नज़र आ रहा है। और फ्रेंड्स, जो लोग CUET परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो 10 मई से परीक्षार्थियों को जो एडमिट कार्ड होगा वो जारी होगा। परीक्षा 15 मई से है। 2 शिफ्टों में पेपर होंगे और 28 कोर्स में प्रवेश मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि अगले सप्ताह से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUET UG की परीक्षा होनी है और इसके लिए जो अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड हैं वो 10 तारीख से डाउनलोड होंगे। देश भर से 13,48,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसमें बहुत बड़ी संख्या लगभग हर प्रदेश से है। तो 28 कोर्स की 14,000 सीटें विश्वविद्यालय के मतलब कई सारे कोर्सेज हैं, इसके बारे में आपको पता ही है। फिलहाल आप इतना ही ध्यान दीजिए कि जो CUET की परीक्षा होगी इसके लिए एडमिट कार्ड आपको प्राप्त होंगे कब से? 10 मई से। तो फिर दोस्तों ये थी आज की न्यूज अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों के लिए है। कहाँ पर? इस वीडियो के पहले कमेंट में, तो उसको ज़रूर आप लोग चेक कर लीजिएगा और पहला कमेंट आप लोग ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर कुछ ज़रूरी जानकारियाँ हैं जो कि आपके लिए अच्छी हैं। और बात करेंगे RO एग्ज़ाम के बारे में। तो RO पेपर लीक प्रकरण की जांच STF को सौंपे जाने के बाद अब जल्द ही
बड़े खुलासे की संभावना है, क्योंकि मास्टरमाइंड पकड़ा गया है। तो अब यहाँ पर पता चल सकेगा कि जो पेपर लीक हुआ था वो कैसे हुआ था। हालांकि जानकारी पहले ही मिल चुकी है कि पेपर 2 लेवल से लीक हुआ था। तो यहाँ पर पेपर लीक कैसे हुआ, क्यों हुआ, और सुभाष प्रकाश कौन है और किस प्रकार से और किन किन लोगों की मदद से पेपर लीक हुआ, सारी जानकारियाँ अब धीरे धीरे सामने आएंगी। और निश्चित रूप से एक बार सारे लूप होल्स पता चल गए तो फिर यूपीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वो भी जल्दी जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। पुनः कहना चाहूँगा कि पहला कमेंट बॉक्स आप लोग चेक जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।